डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप के भौतिक स्वरूप की, अर्थात फिजिकल फीचर्स या रिलीफ फीचर्स ऑफ यूरोप। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एशिया से अलग किया हुआ है। संरचना की अगर दृष्टि से देखें तो यूरोप के दो भाग किए जा सकते हैं, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। जो यूरोप के पूर्वी भाग हैं वहाँ पर बहुत समय से कोई भूगर्भिक हलचल नहीं हुई, इसलिए जो पूर्वी यूरोप की भूपृष्ठीय रचना है वो बहुत सरल है, जबकि पश्चिमी यूरोप की जो भूपृष्ठीय रचना है या संरचना है वो जटिल है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न युगों में कई भूगर्भिक परिवर्तन हुए हैं। हिमकालों में हिमनदों ने यूरोप के उच्छावच को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों का प्रभाव यूरोप के उत्तरी भाग तक ही सीमित था, परंतु अंतिम हिम युग में तो लगभग आधे यूरोप पर हिम की चादर बिछ गई थी। इसके कारण जो उत्तरी यूरोप का भूपृष्ठ है वो घिसकर ऊबड़ खाबड़ बन गया और इधर उधर यहाँ वहाँ हिम धाराओं ने या हिम नदों ने अपना मलबा बिछा दिया। इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप में जगह जगह यू आकार की घाटियाँ, जलोढ़ और टीले पाए जाते हैं। और उत्तरी यूरोप का जो धरातल है उस पर खासतौर पर हिमकाल के दौरान हुए परिवर्तनों की जो छाप है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर हम उच्छावच के आधार पर बात करें तो उच्छावच के आधार पर हम यूरोप को तीन बड़े भागों में बांट सकते हैं। पहला, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, मध्यवर्ती मैदान या यूरोप का उत्तरी मैदान। तीसरा, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की। जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है वो यूरोप का अत्यंत प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्कैंडिनेविया के पर्वत और दूसरा ब्रिटेन तथा समीपस्थ द्वीपों के पर्वत। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत की। जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है वो फिनलैंड से लेकर रूस के कोला प्रायद्वीप के फेनो स्कैंडिनेविया प्रदेश तक फैले हुए हैं। ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इस प्रदेश का जो धरातल है वो असमान है। इस प्रदेश के पश्चिमी तट से स्वीडन तक और मध्य और उत्तर में पर्वत स्थित हैं। इसके दक्षिण में गालवेपिंग और ग्लिटरेटिंग 2 पर्वत श्रेणियां हैं और इसके मध्य में कियोलिन नामक पर्वत श्रेणी है। अगर हम देखें तो जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो दक्षिण में है और उत्तर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे उच्च भूमि जो है वो नीची और तंग होती चली जाती है। यहाँ पर जो तटीय भागों में गहरी डूबी हुई घाटियाँ पाई जाती हैं, इन्हें हम फियोर्ड कहते हैं। नॉर्वे के फियोर्ड, ये जो है हिमनद की प्राचीन घाटी जो है वो जलमग्न होने से वर्तमान आकार में आई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिमनदियों के सतत प्रवाह ने इस प्राचीन पठार पर अनेक सुंदर झीलें और नदियां बना दी हैं। स्वीडन की तटरेखा का निर्माण मुलायम चट्टानों के अपरदन से हुआ है और इसी कारण से वहां पर उपजाऊ मिट्टी एकत्रित हो गई है। अब दूसरी है ब्रिटेन और उसके समीपस्थ द्वीपों की उच्च भूमि। तो जो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड के अधिकांश भाग,
तथा उत्तरी व दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह जो पर्वतीय भाग है वो अपेक्षाकृत पुरानी चट्टानों द्वारा बनाया गया है या निर्मित है। पिनाइन और स्कॉटलैंड के पर्वत प्राचीन रवेदार चट्टानों से बने हुए हैं। ये पर्वत भी हिम नदियों के प्रभाव से अपर्दित हैं। पिनाइन और स्कॉटलैंड की जो उच्च भूमि है वो हिमानियों के प्रभाव से घिसकर नीची हो गई है। अभी जो स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर तक ही मिलती है। अपर्दन क्रिया के कारण यहाँ पर अनेक भूआकृति रचनाओं हुई हैं। वेल्स पर्वत भी स्कॉटिश पर्वतों का भाग है जो बहुत कटे फटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इसका है यूरोप के उत्तरी मैदान या यूरोप के मध्यवर्ती मैदान। अगर हम देखें तो जो यूरोप का जो मैदान है उसका आकार त्रिभुजाकार है। अगर विस्तार देखें तो रूस, बाल्टिक सागर के तटीय देश, दक्षिण स्वीडन, उत्तरी जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड, यहाँ तक यह विस्तृत है। अगर हम देखें तो यूरोप के जो मध्यवर्ती मैदान हैं इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रूसी प्लेटफॉर्म, अर्थात जो पूर्वी भाग है उसको हम रूसी प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये बेसिकली चपटा और समतल मैदान है। इसकी जो स्थलाकृति है वो पठार जैसी है। इसका ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। यह मैदान पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, अर्थात जो पश्चिमी मैदान है उसकी अपेक्षा ये अधिक ऊंचा है। इस मैदान पर वोल्गा और यूराल नदियाँ बहती हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं, जबकि जो नीपर, नीस्टर और डॉन नदियाँ हैं वो काला सागर में गिरती हैं। जो रूसी प्लेटफॉर्म है इसकी जो सबसे अधिक ऊंचाई है वो इसके मध्य भाग में मिलती है जहाँ पर वल्दाई की पहाड़ियाँ हैं। अब दूसरा है पश्चिमी भाग, तो जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी मैदान यूरोप के। तो जो पश्चिमी भाग है वो हिमानियों द्वारा संचित ड्रिफ्ट मिट्टी और नदियों द्वारा जमाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान में यहाँ वहाँ नदियों की घाटियाँ, हिमानियाँ, मोरेन, टीले और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं ये मैदान संकरा और नीचा होता चला जाता है। हॉलैंड में तो इसका कुछ भाग समुद्र तल से भी नीचा है और इस भाग को हम पोल्डर कहते हैं। पश्चिमी भाग की जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। राइन, रॉन, एल्ब नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की ओर बहती हुई उत्तर सागर में गिरती हैं। पूर्व भाग की जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। इस मैदानी भाग की जो नदियाँ बिस्चुला, ऑडर, ये बाल्टिक सागर में गिरती हैं। इसी तरह से इंग्लैंड का जो दक्षिणी पूर्वी मैदान भी, जहाँ जो टेम्स नदी बहती है वो पूर्व की ओर बहकर उत्तर सागर में गिरती है। इस समतल मैदान के पश्चिम में दो बेसिन भी मिलते हैं। एक है लंदन बेसिन और दूसरा पेरिस बेसिन। ये जो दोनों बेसिन हैं ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। हालांकि जो पहाड़ियाँ हैं वो अधिक ऊंची नहीं हैं और इन बेसिनों की जो ढाल है वो मध्य की ओर है। अब है तीसरा दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, सदर्न माउंटेनियस रीजन। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसे अल्पाइन पर्वतमाला कहते हैं। इस पर्वतीय प्रदेश में अनेक भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसमें पर्वत, पठार, घाटियाँ, मैदान। इस प्रदेश के दो प्रकार के पर्वत क्रम हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं। मध्य प्राचीन पर्वतीय खंड में हर्सिनियन क्रम के पर्वत पाए जाते हैं। एल्पाइन पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं।
इनमें पिनेरीज, आल्प्स और कार्पेथियन। हम अगर इस पूरे प्रदेश को, जो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश है, इसको हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है मध्य प्राचीन पर्वत और बेसिन। इस प्रदेश में हर्षिनियन तंत्र के पर्वत पाए जाते हैं। ये पर्वत बहुत प्राचीन हैं और इनकी जो चट्टानें हैं वो घिसने के कारण धीरे धीरे इनकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है। आप कह सकते हैं कि बहुत से पर्वत तो निम्न पठार की तरह रह गए हैं। प्राचीन पर्वतों में स्पेन का मेसोटा, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेन प्रायद्वीप, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमिया का पठार, राइन नदी के पश्चिम में जूरा पर्वत, वॉस्जेज पर्वत, सार्डिनिया और सिसिली के द्वीप इसमें सम्मिलित हैं। अब अगर हम देखें तो जो राइन दरार घाटी है वो एक ऐसी घाटी है जिसकी रचना जो एल्पाइन युगीन पर्वत निर्माणकारी भूगार्भिक हलचलें हैं उनके कारण हुई थी और राइन नदी इसी दरार घाटी से होकर बहती है। दूसरा है नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ। इस नवीन मोड़दार पर्वतीय प्रदेश में 3 श्रेणियाँ हैं, पिनेरीज, आल्प्स और कार्पेथियन। इनके अलावा पूर्व की ओर बाल्कान, क्रीमिया और कोकेशस पर्वत भी नवीन मोड़दार पर्वतों के ही उदाहरण हैं। इस पर्वतक्रम में हिमानी अपर्दन से अनेक हिमानी झीलें बन गई हैं। इनमें ल्यूक्रेन, ज्यूरिच और ब्रिज, ये जो झीलें हैं वो विश्व विख्यात हैं। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उसमें कई दर्रे भी हैं जिनमें मुख्यतः सिम्पलन, सेंट गोडार्थ, ब्रेनर, सैमरिंग और माउंट सेनिस मुख्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिनेरीज की। जो पिनेरीज पर्वत हैं वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत फ्रांस के दक्षिण में फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। इस पर्वत की बहुत सी जो चोटियाँ हैं वो 3000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। इस पर्वत श्रृंखला का जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पिको डी अनेटो, जिसकी ऊंचाई 3404 मीटर है। ये जो है इस पर्वतक्रम में 3 मुख्य दर्रे हैं। पहला है काल डी ला परचे, दूसरा है ला पैर्थर और तीसरा कॉल डी सोमपार्ट या कैनफ्रैंक। दूसरा है आल्प्स पर्वत। जो आल्प्स पर्वत हैं वो यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। इनका जो निर्माण है वो टिथिस सागर नामक भूसन्नति के मलबे में पार्श्विक संपीड़न के फलस्वरूप मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। ये वलित पर्वत अनेक समानांतर श्रेणियों में फैले हुए हैं। इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह शिखर फ्रांस और इटली की सीमा पर है। आल्प्स पर्वत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रांस के आल्प्स पर्वत, स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स पर्वत, इनको हम जूरा पर्वत भी कहते हैं, प्री आल्प्स तथा हेबोरियन आल्प्स व दक्षिण के पिनाइन आल्प्स। ये पर्वत भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के ठीक मध्य में स्थित है। अगर हम देखें तो इन पर्वत श्रेणियों में बहुत सी चोटियाँ 4000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। फ्रांस की जो माउंट ब्लैंक है वो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची और यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत में हिमानी नदियाँ, झीलें, लटकती घाटियाँ, इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत अधिक है और इसी कारण से जो इन्हीं पर्वतों में स्विट्ज़रलैंड है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य, सुहावनी जलवायु और शीतकालीन जो खेल हैं उनके लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यही कारण है
कि स्विट्ज़रलैंड को यूरोप की क्रीड़ा स्थली के नाम से भी हम जानते हैं, अर्थात स्विट्ज़रलैंड को हम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहते हैं। तीसरा है कार्पेथियन पर्वत। इन पर्वतों का जो विस्तार है आल्प्स पर्वत के बराबर है, लेकिन इनकी ऊंचाई सामान्य है। इस पर्वत में कोई भी शिखर 3000 मीटर से ऊंचा नहीं है। दूसरा, प्राचीन हिमनदियों के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो घिस घिस कर कम हो गई है। पूर्व की ओर बढ़ने पर सुंदर दृश्यों वाले कोकेशस पर्वत का विस्तार है, और कार्पेथियन जो पर्वत है पूर्व में दिनारिक और पश्चिम में आल्प्स पर्वत से पृथक होता है। तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीप। यूरोप के दक्षिणी भाग में 3 प्रायद्वीप मिलते हैं। पहला है स्पेन के प्रायद्वीप, दूसरा इटली के प्रायद्वीप और तीसरा बाल्कन प्रायद्वीप। इन प्रायद्वीपों पर पर्वतों का विस्तार है। स्पेन के प्रायद्वीप अंध महासागर और भूमध्य सागर से घिरे हुए हैं। स्पेन के मासिटो पठार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 700 से 800 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय इटली भूमध्य सागर की ओर बढ़ी हुई है। यहाँ नेपल्स के पास विसुवियस ज्वालामुखी है, जो यूरोप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी स्ट्रोम्बली चोटी अभी तक जागृत अवस्था में है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर के नज़दीक स्थित है। बाल्कन जो प्रायद्वीप की श्रेणियां हैं वो 1500 से 2500 मीटर तक ऊंची हैं। इसकी जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो जमरूकल है, जिसकी ऊंचाई 2564 मीटर है। चौथा है नदी घाटी मैदान। जो इन पर्वतीय प्रदेशों में पर्वत श्रेणियों के बीच में नदियों द्वारा अनेक छोटे छोटे समतल मैदान पाए जाते हैं। स्पेन में एब्रो, फ्रांस में रोन, इटली में पो, हंगरी और रोमानिया में डैन्यूब, ये नदियां जो है इन मैदानों की रचना करती हैं। इन मैदानों में स्पेन में अंडालूसिया, आरागोन के मैदान, इटली में पो नदी का लोम्बार्डी का मैदान, हंगरी और रोमानिया में डैन्यूब नदी के मैदान प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यूरोप है वो भू-आकृतिक दृष्टि से इसमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरा, अगर हम संरचना की दृष्टि से भी देखें तो उसमें धरातल में प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ और मैदान पाए जाते हैं। धन्यवाद।